वीर सिंह से वादा करने के बाद हुकुम भानु प्रताप सिंह उसी गांव के लिए निकल पड़ा जिस गांव को हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सालों पहले तभी छोड़ दिया था, जब वहां के लोगों ने नंदिनी को अपने गुस्से का शिकार बनाया था और उसे जलाकर मार डाला था। नंदिनी के मरते ही हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस गांव में मार काट मचा दी थी। इस मार काट में हुकुम भानु प्रताप सिंह ने नंदिनी के उन सभी गुनहगारों को मौत के घाट उतार दिया था जिन्होंने नंदिनी को मारा था, और इसमें वो लोग भी शामिल थे जो नंदिनी पर हुए अत्याचारों के गवाह बने थे। इस मार काट के बीच कुछ लोग जिंदा बच गए थे, लेकिन इस बात की खबर हुकुम भानु प्रताप सिंह को नहीं थी। इसीलिए सभी को मारने के बाद हुकुम भानु प्रताप सिंह पूरी तरह से टूट गए और दुखी होकर उन्होंने ये गांव छोड़ दिया और इस गांव में कभी कदम न रखने की कसम खाकर यहाँ से चले गए। हुकुम भानु प्रताप सिंह यही सोचकर यहाँ से गए थे कि उन्होंने नंदिनी के सभी दोषियों को जान से मार दिया, लेकिन उन्हीं गुनहगारों में से एक दोषी जिंदा था, जो था ठाकुर विजय प्रताप सिंह का पिता। हुकुम भानु प्रताप सिंह के जाते ही ठाकुर विजय प्रताप सिंह के पिता ने गांव वालों की मदद से कल्की को वहां से निकाल दिया और इस हवेली पर अपना कब्जा कर लिया, जहां हुकुम भानु प्रताप सिंह अपने परिवार के साथ रहा करता था। यही वजह थी कि हुकुम भानु प्रताप सिंह ने ठाकुर विजय प्रताप सिंह को मरवाने के लिए एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा और अपने आदमियों से कहकर विजय प्रताप सिंह को मरवाकर उसका सारा इल्जाम राघव के सिर डाल दिया। आज इतने सालों बाद हुकुम भानु प्रताप सिंह इस गांव में घुसा था, लेकिन जैसे ही हुकुम भानु प्रताप सिंह इस गांव में कदम रखा तो वहां की हरियाली देखकर उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि नंदिनी के श्राप देने के बाद से ये गांव एक बंजर और उज्जड़ गांव बन गया था, जहां ना तो हरियाली का नामो निशान था और ना ही किसी इंसान का। लेकिन आज जब इतने सालों बाद हुकुम भानु प्रताप सिंह लौटकर वापस उस गांव में आया तो वहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी, लेकिन इस गांव की सभी गलियां अभी भी वीरान और शांत थीं। इन वीरान गलियों को देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह ने सोचा कि शायद इस गांव में अब कोई नहीं रहता, लेकिन तभी हुकुम भानु प्रताप सिंह ने गांव की चौपाड़ की तरफ देखा, जहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई थी। उस भीड़ को देखकर हुकुम भानु प्रताप सिंह अपनी गाड़ी से उतरा और उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगा। हुकुम भानु प्रताप सिंह को अपनी तरफ बढ़ते देख वहां मौजूद एक बुजुर्ग, जो हुकुम भानु प्रताप सिंह को जानता था, वो अपने हाथ जोड़ते हुए आगे आया और हुकुम भानु प्रताप सिंह के पैरों में गिरते हुए बोला, माफ कीजिए हुकुम सा, हमें नहीं पता था आप यहाँ इस गांव में आने वाले हैं, वरना हम लोग अपने घरों से निकलकर कभी बाहर नहीं आते। उस आदमी को अपने पैरों में गिरते देख हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस आदमी को अपने पैरों में से उठाया और उसके कंधों पर हाथ रखते हुए बोला, देखो, हम यहाँ तुम लोगों को कोई चोट पहुँचाने नहीं आए हैं। वैसे भी जो भी हमारे दुश्मन थे वो सब तो मर चुके हैं, तो अब हमें तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, और जिसकी वजह से हमें तुमसे शिकायत थी वो भी वापस आ चुकी है, तो अब हमें किसी से कोई शिकायत नहीं है। हुकुम भानु प्रताप सिंह की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसने मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में हुकुम सा आप यहाँ हमें मारने के लिए नहीं आए? अगर आप हमें मारने के लिए नहीं आए तो फिर आज इतने सालों बाद आपको हमारी याद कैसे आई? क्या हुआ हुकुम सा, सब ठीक तो है ना? या फिर आप भी उस काल की तरह हमारे गांव की औरतों को लेने आए हैं? उस आदमी की बात सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह चौंक गया और चौंकते हुए बोला, क्या? ये तुम क्या कह रहे हो तुम्हारे गांव की औरतें? हम तुम्हारे गांव की औरतों का क्या करेंगे? तुम तो जानते हो हमने कभी इस गांव की तो क्या कहीं की भी औरतों पर कभी बुरी नजर नहीं डाली। भले ही हमने इस गांव के सभी मर्दों को मार डाला, लेकिन हमने उन औरतों को ना तो छुआ और ना ही किसी को उन्हें छूने की कोशिश करने दी। तो फिर आप हम पर इतना भद्दा इल्जाम कैसे लगा रहे हैं? हुकुम भानु प्रताप सिंह का गुस्सा देखकर उस बुजुर्ग आदमी ने डरते हुए कहा, नहीं हुकुम सा, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा। वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि वो कल हमारे गांव की सभी औरतों को उठाकर ले जाता है, उनका गर्भपात करवाता है और फिर उन्हें अधमरी हालत में इस गांव के किसी रेत के टीले पर फेंक कर चला जाता है। अभी कुछ देर पहले भी हमें किसी औरत का मृत शरीर रेत की टीले पर मिला था। बस उसी के लिए हमने यहाँ पंचायत बुलाई थी। उस आदमी की बात सुनते ही
हुकुम भानु प्रताप सिंह के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उसके पीछे से उस गांव के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं और उसे खबर भी नहीं है। इसलिए हुकुम भानु प्रताप सिंह ने उस बुजुर्ग के कंधे पर हाथ रखा और बोला, देखो, जो भी बात है तुम हमें खुलकर बताओ, आखिर क्या हो रहा है? काल ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से तुम लोग इतने डरे हुए हो? आखिर क्या करता है वो तुम्हारे गांव की औरतों के साथ? हुकुम भानु प्रताप सिंह का हाथ अपने कंधे पर पाकर उस बुजुर्ग ने बिना डरे जवाब देते हुए कहा, पता नहीं हुकुम सा कैसे, लेकिन हमारे गांव से नंदिनी का श्राप अब खत्म हो चुका है। इसलिए अब हमारे गांव के सभी मर्द पिता बन सकते हैं। लेकिन उस कल्की के भाई काल को जब से पता चला है कि इस गांव की औरतें माँ बन सकती हैं, तब से इस गांव पर उस काल का काला साया पड़ चुका है। जिस भी घर की औरत माँ बनने वाली होती है, उस घर में उस काल के आदमी जबरदस्ती घुस जाते हैं और उस घर से एक गर्भवती औरत को उठाकर ले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद उसे एक जिंदा लाश की तरह बनाकर रेत के टीलों पर फेंक कर चले जाते हैं। पता नहीं वो काल इन औरतों के साथ क्या करता है। जब वो औरतें वापस आती हैं, तो उनके पेट से बच्चा गायब मिलता है और उन औरतों की आवाज भी चली जाती है। इतना कहकर वो बुजुर्ग जोर जोर से रोने लगा। उस बुजुर्ग की बातें सुनकर हुकुम भानु प्रताप सिंह तो जैसे किसी गहरे सदमे में चला गया और सोचने लगा, आखिर ये सब क्या हो रहा है? मेरे ही गांव के लोगों के साथ काल अत्याचार क्यों कर रहा है? आखिर अब क्या चाहता है? वो काल और उसकी बहन कल्की, हमें पता लगाना होगा। क्या हुकुम भानु प्रताप सिंह काल के इरादों को भांपने में कामयाब हो पाएगा? क्या सच में यही काल राघव सिंघानिया के दादाजी हैं? आखिर क्या है सच जानने के लिए सुनते रहिए सीक्रेट ऑफ डेविल ओनली ऑन पॉकेट FM पर।